बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 9 जून है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग जब स्टार्ट हुई यानी कि 24 फरवरी 2022 को, तो ये बातें की जाने लगी थी कि लो जी तीसरी आलमी जंग स्टार्ट हो गई, नेटो वर्सेस रशिया। दिनों दिनों के अंदर नेटो वर्सेस रशिया छिड़ जाएगी, तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी, अमेरिका और रशिया के दरमियान जंग होने वाली है। जाहिर है कि जो बाइडन जिस तरह की बातें कर रहा था रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर, जब ये ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो जो बाइडन की जानिब से उंगलियां उठा उठा कर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को कहा जा रहा था कि एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं ये कर दूंगा, एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं वो कर दूंगा, तो लग ये रहा था कि अगर रशिया यूक्रेन के अंदर दाखिल हुआ तो वहां से अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ जंग छेड़ देगा। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन कंट्रीज की जानब से भी इसी तरह की बातें की जा रही थी। यूक्रेन के सदर को ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये इस तरह से धक्के दे रहे थे कि तू चल ते मैं आया, कि तू रशिया के खिलाफ खड़ा हो और यूरोपियन कंट्रीज तेरे पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। अब रशिया के टैंक्स यूक्रेन के अंदर दाखिल हो गए। रशिया ने अपना जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है वो यूक्रेन के अंदर स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये जो नेटो कंट्रीज हैं, जो धक्के लगा रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इस जंग के अंदर एंटर कर रहे थे, तो वो हेलमेट से स्टार्ट हुए थे यूक्रेन की मदद करना। ये जो जर्मनी है इसने हेलमेट्स का तोहफा, सबसे पहला तोहफा था जो यूक्रेन को दिया गया इन नेटो कंट्रीज की जानब से। और यूक्रेन का बेचारा अदाकार सदर पीछे देख रहा था कि यार ये कोई तरीका है कि तुमने मुझे इस जंग के अंदर एंटर करवा दिया, रशिया जैसे जायंट के सामने लाकर खड़ा कर दिया और अब तुम मुझे हेलमेट्स दे रहे हो। तो ये एक एक करके डर डर कर, आपको याद होगा कि ये जो नेटो कंट्रीज हैं इन्होंने एक एक करके ये हेलमेट से बूटों पर आए, फिर ये बंदूकों पर आए, फिर ये गोलों पर आए, फिर ये मिसाइलों पर आए, फिर ये टैंक्स पर आए, फिर ये F-16 तक पहुंच गए। अब ग्रिपन तैयारों की बातें, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बातें एक नॉर्मल बात है कि यूक्रेन के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो पैसा शैसा है वो ये यूक्रेन को देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि ये रेड लाइन्स थी, ये सारी की सारी रशिया की रेड लाइन्स थी जिनको इन्होंने एक एक करके ये क्रॉस करते गए। लेकिन एक बात आपने नोट की होगी कि रशिया के ड्रोन्स यूक्रेन को क्रॉस करके नेटो टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गए। कई मरतबा ऐसा हुआ, दर्जनों मरतबा रशिया के जो ड्रोन्स हैं वो नेटो की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए। अब तो मैं आपको कंट्रीज भी नहीं गिनवा सकता, ना सिर्फ ये बाल्टिक स्टेट्स, फिनलैंड, रोमेनिया, जो पोलैंड है, यहाँ पर दर्जनों रशिया के ड्रोन्स दाखिल हुए। लेकिन नेटो कंट्रीज इस जंग के अंदर डायरेक्ट नहीं हुए, दाखिल नहीं हुए। तो ये बात तो क्लियर हो गई, नेटो कंट्रीज ने ये बात तो क्लियर कर दी कि हम तुझे पैसा भी देंगे, असलहा भी देंगे, गोला बारूद भी देंगे, फौजी भी फॉरेन फाइटर्स के नाम पर यूक्रेन को इनकी जानिब से दिए गए। लेकिन ये डायरेक्ट यूक्रेन के साथ रशिया के खिलाफ इस जंग के अंदर ये एंटर नहीं हुए। जो बाइडन के दौर में भी एंटर नहीं हुए, अब तो खैर डोनाल्ड ट्रंप का दौर है, अब क्या इन्होंने एंटर होना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक एक करके इन्होंने रूस की रेड लाइन्स को क्रॉस किया है, हेलमेट से स्टार्ट होकर ये ग्रिपन और F-16 लड़ाका तैयारों तक जिस तरह से ये पहुंचे हैं, तो उसी तरह से मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये उसी तरह से रशिया के खिलाफ घेरा जो है वो मजीद तंग कर रहे हैं। रशिया को इनकी जानिब से एक दिन के अंदर दो बहुत बड़े पैगामात दिए गए और ये पैगामात जो हैं वो तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसकी बातें मैंने आपको बताया कि इसकी बातें तो 24 फरवरी 2024 से की जा रही हैं। लेकिन अब ये नेटो वर्सेस रशिया का जो खतरा और खदशा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इवन के इस 4.5 साल से तवील इस जंग के दौरान इतना करीब नहीं थे रशिया और नेटो, जंग के इतना करीब नहीं थे जितना अब ये करीब आ चुके हैं। अच्छा, ये मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया का जो इकोनॉमिक फोरम था, हर साल होता है, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के नाम से ये होता है। तो ये रशिया का इकोनॉमिक फोरम इस साल मैंने आपको बताया था कि 3 से 6 जून के दरमियान ये इकोनॉमिक फोरम हुआ और फिर ये इख्तिताम पजीर हो गया। लेकिन इस इकोनॉमिक फोरम के आगाज से लेकर इस इकोनॉमिक फोरम के इख्तिताम तक इतने हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए कि यूक्रेन तो लग ये रहा था कि इस वेन्यू को या फिर इस इकोनॉमिक फोरम को टारगेट करना चाह रहा था, जिस इकोनॉमिक फोरम के अंदर 130 कंट्रीज के नुमाइंदे मौजूद थे। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देख लें यार। अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल फोरम चल रहा हो और वहां पर बाहर जो गेस्ट्स हैं, जो नुमाइंदे हैं,
वो बाहर निकल के ये देख रहे हो कि जनाब धुएं उठ रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज जा रहा होगा। तो ये यूक्रेन की जानिब से रशिया के ऊपर हमले किए गए। हालांकि इस तरह के जो इकोनॉमिक फोरम्स होते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, या फिर किसी का विजिट होता है, तो इस तरह के हमले इस तरह के वेन्यूज के ऊपर नहीं किए जाते जो यूक्रेन की जानिब से किए गए। बहरहाल रशिया ने कहा कि ठीक है बेटा, एक दफ़ा ये इकोनॉमिक फोरम ख़त्म हो लेने तो फिर हम आपको बताएंगे, बदला लेंगे, जवाब देंगे। रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि 6 जून को ये इकोनॉमिक फोरम मैंने आपको बताया कि ख़त्म हो चुका है, और 6 जून से लेकर आज 9 जून है, रशिया की जानिब से कोई दिन कोई घंटा ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के खार्किव रीजन को, यूक्रेन के सुमी रीजन को, यूक्रेन के दारुल हुकूमत को, या फिर लवीव का जो रीजन है, जो वेस्टर्न यूक्रेन है, उसको भी रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। आज इंटरनेशनल मीडिया बता रहा था कि आज के दिन यूक्रेन के अंदर 5 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं खार्किव रीजन के अंदर, यानी कि डेली 5-7 सिविलियंस जो हैं वो मारे जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। फ्रंट लाइन्स की सिचुएशन तो आपको मालूम है कि एक महीने के अंदर 20-20, 25-25 हज़ार जो फौजी है वो या तो मारा जा रहा है या फिर जख्मी हो रहा है रशिया और यूक्रेन का फ्रंट लाइन्स के ऊपर। फ्रंट लाइन्स को तो छोड़ दे, मैंने आपको बताया कि शहरों के अंदर, यूक्रेन के शहरों के अंदर, इवन के रशिया के रीजन्स के अंदर भी सिविलियंस की जो हलाकतें हैं, जो कैजुअलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, रशिया के जो हमले रिपोर्ट हुए, इसके दौरान एक और ड्रोन दाखिल हो गया जनाब, लाटविया के एयर स्पेस के अंदर एक ड्रोन दाखिल हो गया। आपको मालूम है कि अगर गुज़िश्ता 1 महीने की हम बात करें तो यूं कह लें कि हर एक दिन छोड़कर एक दिन ऐसा आ रहा है कि जनाब लाटविया के अंदर ड्रोन दाखिल हो गया, लिथुआनिया के अंदर दाखिल हो गया, इस्टोनिया के अंदर दाखिल हो गया, रोमानिया के अंदर तो खैर मजाक ही बन गया कि ड्रोन्स जो हैं वो डेली रोमानिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल होते हैं। और ये सारे की सारी नेटो टेरिटरी है, जिसको लेकर इतना रोब शोब था हमारे जहनों के अंदर इस जंग के स्टार्ट से कबल, जब ये जंग स्टार्ट हो रही थी कि जनाब ये नेटो टेरिटरी है, यहाँ पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो अब नेटो टेरिटरी की जो वायलेशन है वो भी बड़ा एक नॉर्मल सी चीज़ बन गई है हमारे लिए कि ठीक है, ये तो रोज़ होता है, रशिया का ड्रोन नेटो टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गया तो क्या हुआ। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ, इस मरतबा नेटो के जो फाइटर जेट्स हैं, ये फ्रांस के फाइटर जेट्स थे जिन्होंने इस ड्रोन को मार गिराया। अब फ्रांस के ऑफिशियल्स ने कंफर्म भी कर दिया, फ्रांस के ऑफिशियल से पूछा गया कि जनाब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपने जो ड्रोन है पहली दफ़ा इन्होंने मार गिराया है, बाकी तो ये खेतों के अंदर, खुले मैदान के अंदर, इवन के रोमानिया के अंदर तो बिल्डिंग को जाकर भी लग जाते हैं। और नेटो का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, सो कॉल्ड पावरफुल ईस्टर्न फ्लैंक, इसको पता भी नहीं लगता। ये पहली दफ़ा था कि इन्होंने फ्रांस के फाइटर जेट्स ने जो ड्रोन है उसको मार गिराया। इसकी बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं, हर नेटो मेंबर कंट्री की जानिब से बयान सामने आ रहा है कि शाबाश है, शाबाश है, इसको थपकियाँ दी जा रही हैं फ्रांस को कि जनाब फ्रांस ने ड्रोन मार गिराया। था किसका, ये सवाल पूछा गया फ्रांस के ऑफिशियल्स से, तो फ्रांस के ऑफिशियल्स की जानिब से जवाब दिया गया कि जनाब ये रशिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कसूर था कि रशिया ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू ये जो ड्रोन है इसको लाटविया की टेरिटरी के अंदर मोड़ दिया था। यानी कि यूक्रेन का ड्रोन था जिसको फ्रांस के तैयारों ने लाटविया के एयर स्पेस के अंदर मार गिराया। लेकिन साथ ही इन नेटो कंट्रीज़ की जानिब से, इन बाल्टिक कंट्रीज़ की जानिब से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जनाब इससे पहले कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बंदे मारने लगे यूरोप के अंदर, जो नेटो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर अवाम को टारगेट करने लगे, तो उससे पहले इस जंग को बंद कर देना बेहतर है। ये जो मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको 9 लीडर्स नज़र आ रहे होंगे यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अलावा। 5 जो लीडर्स हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, और 3 जो लीडर्स हैं वो बाल्टिक कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, लाटविया, इस्टोनिया और लिथुआनिया वगैरह के लीडर्स हैं, नॉर्वे के लीडर्स हैं, फिनलैंड के लीडर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनका इजलास हुआ, और ये इजलास हुआ इस्टोनिया के दारुल हुकूमत के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने यूक्रेन के साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी किए हैं। ग्रिपन तैयारे देने का वादा भी किया है, असलहा देने का वादा भी किया है, ड्रोन्स की डील्स भी इनके दरमियान हुई हैं, पैसे शैसे की जो ऐलानात हैं वो भी इन्होंने यूक्रेन के लिए किए हैं। और साथ ही ये भी कहा कि अब इस जंग को बंद हो जाना चाहिए, रशिया और यूक्रेन को, या फिर पुतिन और ज़ेलेंस्की को मुलाकात करनी चाहिए। जिस तरह से यूक्रेन के सदर ने ख़त लिखा था, खुला ख़त लिखा था, तो उसकी इन्होंने यूं कह लें कि तायद की है, और ये कहा है कि जनाब बिल्कुल ठीक, आपका ख़त बिल्कुल ठीक था, और हम तो इसकी हिमायत करते हैं कि पुतिन को और आपको मुलाकात करनी चाहिए और इस जंग को बंद कर देना चाहिए। ना सिर्फ ये नॉर्डिक कंट्रीज़ और ये जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं इनकी जानिब से बात की गई है, बल्कि E3
جو یورپ کے دادے ہیں، فرانس ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یوکرین کے صدر نے یہ جو اسٹونیا کے اندر میٹنگ ہوئی اس سے پہلے برطانیہ کے اندر یہ جو E3 ہیں، جو جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے لیڈرز ہیں، ان سے یوکرین کے صدر نے ملاقات کی تھی۔ برطانیہ کے اندر یہ ملاقات ہوئی اور یہاں سے بھی سیم اسی طرح کا میسج سامنے آیا کہ جناب اب وقت آ چکا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ بند ہو جانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ان کی جانب سے بھی یوکرین کے لیے نہ صرف اسلحے، گولے بارود کے اعلانات کیے گئے، بلکہ انہوں نے تو ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یورپ کے دادے ہیں جو جرمنی، برطانیہ اور فرانس ہے، ان کی جانب سے یوکرین کے لیے سٹیبلائزیشن فورس کا بھی اعلان کیا گیا کہ جب یہ جنگ بند ہو جائے گی تو برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے جو فوجی ہیں وہ یوکرین کے اندر چوکیداری کریں گے، یوکرین کے بارڈر کے اوپر تعینات ہوگی۔ جو سٹیبلائزیشن فورس ہے اس کی باتیں یورپ کی جانب سے تو کی جا رہی ہیں، لیکن رشیا اس کو نہیں مانتا، بلکہ رشیا کی تو یہ ریڈ لائن ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے ہمیں کہ جو نیٹو کے ٹروپس ہیں، جو یورپ کے ٹروپس ہیں، وہ ہمیں اپنے بارڈر کے اوپر نہیں چاہیے۔ یہ جو تھریٹ ہے یہ ہمیں اپنے بارڈر کے اوپر نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے تو جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، اسی وجہ سے تو یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا۔ جو سرگئی لیوروف ہیں، رشیا کے فارن منسٹر، انہوں نے ان دونوں میٹنگ سے جو بھی ان کے مطالبات سامنے آئے کہ جناب آؤ زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کرو، اس جنگ کو بند کرو، اس سے پہلے کہ یہ جنگ جو ہے وہ پھیل جائے، یا پھر جو نیٹو کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ان کے عوام کو آپ کے ڈرونز ٹارگٹ کرنے لگیں، اس سے پہلے اس جنگ کا بند ہو جانا بہتر ہے۔ تو سرگئی لیوروف نے کہا کہ یہ امن کی باتوں کے ساتھ یہ جو جنگ کی تیاریاں ہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں، کہ یہ امن کی بھی بات کر رہے ہیں، جنگ بندی کی بھی بات کر رہے ہیں، ملاقات کی بھی بات کر رہے ہیں، ساتھ ہی یوکرین کو ان کی جانب سے لڑاکا طیارے بھی تحفے میں دیے جا رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز بھی دیے جا رہے ہیں، اسلحہ گولہ بارود بھی دیا جا رہا ہے۔ تو سرگئی لیوروف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر روس اور یوکرین جنگ بند ہوگی یا پھر پوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات ہوگی تو صرف اس کنڈیشن پر ہوگی، جو کنڈیشنز، جو مطالبات رشیا نے الاسکا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کر دیے تھے، کہ ان کنڈیشنز پر رشیا یہ جنگ جو ہے وہ بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور وہ کنڈیشنز میں آپ کو بالکل سمپلی بتا دوں کہ رشیا یہ چاہتا ہے کہ جناب ڈون باس ریجن مجھے دے دو۔ یہ جو ڈون باس ریجن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی یوں کہہ لیں کہ لوہنسک ریجن تو رشیا کنٹرول کر چکا نا، لیکن ڈونیسک ریجن جو ہے وہ رشیا 80 to 85% رشیا نے کنٹرول کر رکھا ہے، لیکن 15% جو ہے 15% وہ ابھی رشیا کے انڈر کنٹرول نہیں ہے۔ تو رشیا کا مطالبہ ہے کہ یار یہ سارا جو ڈون باس ریجن ہے یہ مجھے دے دو، باقی جو فرنٹ لائن ہے اس کو وہیں پر روک دیتے ہیں جہاں پر یہ فرنٹ لائن موجود ہے، یعنی کہ زیپریجیا اور خرسن کے اندر جہاں تک رشیا کے فوجی موجود ہیں وہاں پر اس فرنٹ لائن کو روک دیا جائے گا۔ لیکن ڈون باس ریجن، یہ جو لوہنسک اور ڈونیسک ہیں، یہ رشیا کا مطالبہ ہے کہ یہ پورے کا پورا مجھے چاہیے، یعنی کہ باقی جو 15% ہے وہ بغیر لڑے رشیا یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے یوں ہی یوکرین جو ہے وہ دے دے، ورنہ میں لڑ کر لے لوں گا، چاہے مجھے سال لگے، 2 سال لگے، چاہے لاکھوں بندے مریں، لاکھوں سویلینز مریں یا لاکھوں فوجی مریں، رشیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو یوکرین کو فرق پڑے گا۔ لیکن یوکرین کے صدر رشیا کے یہ مطالبہ نہیں مان رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مطالبات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے نکات ہیں یہ جو رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آلریڈی یہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کسی سیپریٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال یہ جو ڈون باس ریجن والا مطالبہ ہے یا جو الاسکا میٹنگ ہے اس کو یوکرین نہیں مانتا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اسکائی نیوز کو ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا اور یوکرین کے صدر نے بڑا ڈر کر اور امریکہ کو سوری بول کر یہ پیغام دیا ہے کہ جناب نتھنگ اباؤٹ یوکرین وداؤٹ یوکرین۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ الاسکا کے اندر بیٹھ جائیں اور آپ آپس میں طے کر لیں میرے ملک کو توڑنے یا پھر ڈیوائیڈ کرنے سے متعلق یہ فیصلہ۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا، گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ We've got messages that they are ready for meeting only if Ukraine will do what they decided in Anchorage. But it's terrible what they speak about. And I said it when we had meeting. Look, you can't, with all respect, even with all respect to President of the United States, but you can't cut our country, or you can't decide, our people decide. You can't make decisions without us, about us. It's unacceptable, and it will not bring peace. This is the first.
and will not bring success to your countries and to your leaders. So that's why I said that the best way, if you want to stop the war against Ukraine, use, in a very polite way, use opportunity to speak with us. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की, और इसका यही मतलब है जो सर्गेई लैवरोव कह रहे थे कि इनका जंग को बंद करने का कोई मूड नहीं है। अगर इनका जंग को बंद करने का मूड होता तो ये अमन की बात भी कर रहे हैं, ये मुलाकात की बात भी कर रहे हैं, साथ ही ये असलहे गोले बारूद की बात भी कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए तोहफे तहाइफ के भी ऐलानात इनकी जानब से किए जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इनकी जानब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इनका जंग को बंद करने का मूड नहीं है, बल्कि ये रशिया की एक के बाद एक ये रेड लाइन को बड़ी चालाकी के साथ ये क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, इनकी जानब से क्या ऐलान किया गया, ये ऐलान उर्सुला वॉन डर लेयन का ये एक बहुत बड़ा मैसेज है रशिया के लिए कि खामोशी से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नेटो कंट्रीज हैं, जो हेलमेट से स्टार्ट हुए थे, भाई अब ये कहां तक पहुंच गए हैं। ये उर्सुला वॉन डर लेयन की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। In the next days, we will open the first cluster with Ukraine and Moldova, and this basically opens the door to the next phase of the accession process, the formal start of negotiations. And I do not need to tell you that the Commission stands fully ready to support Ukraine on its path to our European Union, where they belong. Thank you very much for your attention. गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन, जिन्होंने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि मोल्दोवा के लिए भी ऐलान किया कि जनाब इनका फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन में। शमूलियत का जो प्रोसेस है वो ना सिर्फ यूक्रेन का बल्कि मोल्दोवा का भी स्टार्ट किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन में शमूलियत के प्रोसेस के बाद आपको मालूम है कि अगला स्टेप होगा नेटो के अंदर शमूलियत, अगला स्टेप होगा ना सिर्फ ये यूक्रेन और मोल्दोवा, बल्कि मैं आपको एक और खबर बता दूं जो लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि आर्मीनिया के अंदर इंतखाबात हैं, और आर्मीनिया के अंदर इंतखाबात के साथ साथ एक रेफरेंडम भी था जो निकोल पशिनियान की जानब से ये कहा गया था अवाम को कि जनाब आपने ये भी बताना है, अपने लीडर को चुनते हुए आपने ये भी बताना है कि आप यूरोपियन यूनियन की तरफ जाना चाहेंगे या रशिया की तरफ जाना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि निकोल पशिनियान, जिसका झुकाव यूरोपियन यूनियन की जानिब है, रूस के साथ ये नाते तोड़ चुका है, अमेरिका के साथ ये नाते जोड़ चुका है, तो वो निकोल पशिनियान फिर से आर्मीनिया का वज़ीर आज़म बन चुका है। यानी कि आर्मीनिया, ये जो यूक्रेन और मोल्दोवा हैं, इनके बाद अब आर्मीनिया और आज़रबाईजान भी पाइपलाइन के अंदर आ चुके हैं। यूक्रेन और मोल्दोवा के साथ साथ आज़रबाईजान और आर्मीनिया पहले यूरोपियन यूनियन के अंदर आएंगे, फिर ये नेटो के अंदर आएंगे। ये ऑलरेडी आ चुके हैं, ये प्रैक्टिकली जो है वो रशिया को छोड़ चुके हैं, अमेरिका को और नेटो और यूरोप को। ये जो दोनों लीडर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूरेशिया का जो रीजन है, जो कॉकसस का रीजन है, आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ रशिया के नुक्ता नज़र से बल्कि ईरान के नुक्ता नज़र से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और यहाँ पर अमेरिका आकर डेरे डाल चुका है, और इनकी जानिब से बातें क्या की जा रही थी, इनकी जानिब से बातें ये की जा रही थी कि जनाब रशिया इंटरफेयर कर रहा है इंतखाबात के अंदर। जो आर्मीनिया के इंतखाबात हैं उनमें अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश की जा रही है पुतिन की जानिब से। पैगामात मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पैगामात जो हैं वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पैगामात हैं। आर्मीनिया के इंतखाबात से पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, आप देख रहे होंगे कि किस तरह की बातें इस बंदे की जानिब से की जा रही थी। फुल सपोर्ट फॉर आर्मीनियन प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिनियान, मेक आर्मीनिया ग्रेट अगेन। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है, जो मार्को रूबियो वगैरह हैं, उनकी जानिब से भी बड़े पैगामात दिए गए, बड़ा जोर लगाया गया, और निकोल पशिनियान फिर से आर्मीनिया का वज़ीर आज़म बन गया। यानी कि आर्मीनिया भी यूरोप की जानिब, नेटो की जानिब आर्मीनिया भी झुक चुका, आज़रबाईजान भी झुक चुका, फिनलैंड और स्वीडन पहले ही नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। यूक्रेन और मोल्दोवा को लेकर किस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, और यूक्रेन के लिए किस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं इन कंट्रीज की जानिब से, जो एक तरफ तो अमन की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक बड़ी जंग की तैयारी इन नेटो कंट्रीज की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से की जा रही है। और ये कलिनिनग्राड को कंट्रोल करने की बातें कर रहे हैं ये नेटो कंट्रीज की जानिब से, यानी कि यहां तक पहुंच चुके हैं। हेलमेट से
یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ڈائریکٹ رشیا کو کہہ رہے ہیں کہ اسے بتانا پڑے گا، رشیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ جناب تمہاری بدماشی جو ہے وہ ختم ہو گئی، یوکرین نے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، باقی جو سافٹ ویئر ہے وہ ہم سارے مل کر تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے۔ تو یہ جو نیٹو کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بڑی چالاکی کے ساتھ یہ رشیا کے گرد جو گھیرا ہے وہ بڑی چالاکی کے ساتھ تنگ کر رہے ہیں، اور یہ رشیا کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری ان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اب رشیا کا کیا رد عمل ہوگا، کیا رشیا یہ جو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے، میں آپ کو بتا دوں کہ اسکائی نیوز کو دیے گئے اپنے اس انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ ہاں میں جنگ کو بند کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تمام کی تمام جو فرنٹ لائن ہے اس کو یہیں پر فریز کر دیا جائے تو اس صورت میں یوکرین کے صدر نے کہا کہ میں جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ صورت میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا کو منظور نہیں ہے۔ تو کیا اس نقطے پر رشیا لچک دکھائے گا؟ اور اگر رشیا لچک دکھا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے فرنٹ لائنز کو یہیں پر روک دیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی یوکرین کا یہ اداکار صدر اس جنگ کو بند کرنے کے لیے تیار ہوگا، یا پھر اگلا مطالبہ اس کی جانب سے رکھ دیا جائے گا کہ نہیں بھائی نہیں، میرا پورا ڈون باس واپس دو، میرے پورے علاقے واپس دو؟ تو اس کی جانب سے اس جنگ کو لٹکایا جا رہا ہے اور ایک بڑی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، رشیا کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو رشیا کا رد عمل کیا ہوگا، رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، جو کہ ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ کچھ معاہدے سائن کرنے کی رشیا کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور رشیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو جو ہیں وہ آپس میں ان کی پہلے ہی بہت زیادہ بگڑ گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد۔ تو رشیا یہ کوشش کر رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ پوٹن یہ کوشش کر رہا ہے کہ نیٹو سے امریکہ کو ہٹا کر یہاں الاسکا کے تھرو اپنے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کو جوڑا جائے۔ تو یہ مجھے نہیں لگتا، جس طرح کی باتیں میں نے آپ کو بتایا اور دکھایا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان کے لیے نعرے لگا رہا ہے، آذربائیجان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، پھر جس طرح کی حرکتیں اس امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں، تو امریکہ بھی بڑی چالاکی اور بڑی خاموشی کے ساتھ رشیا کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں پوٹن کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے یا پوٹن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، یہ آپ نے کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے، میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔